नमस्कार दोस्तों। नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 28 मार्च। 28 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं सबको डिटेल में लेकर चल रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अपन डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। सीधी बात नो बकवास के मोटिव के साथ पहले प्रश्न की ओर। 28 मार्च के करंट अफेयर्स जो है उनमें पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में आया गुलाल गोटा किस शहर की पारंपरिक प्राचीन प्रथा है? गुलाल गोटा किस शहर की प्राचीन प्रथा है? जयपुर राजस्थान, पटना बिहार, औरंगाबाद महाराष्ट्र या फिर पुष्कर राजस्थान। होली से संबंधित ये जगह है जो दिखाई गई है आपको। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जयपुर राजस्थान जो है गुलाल गोटा के लिए प्राचीन प्रथा का अनुसरण करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयपुर राजस्थान। ये देख लीजिए गुलाल गोटा बनाती हुई महिलाएं आपको दिखाई दे रही है। ये गुलाल गोटा है, ये क्या होता है ये पूरी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए ये गुलाल गोटा बनाती हुई महिलाएं राजस्थान के जीवंत शहर जयपुर, ये जो जयपुर है वहां पर होली त्योहार की प्रत्याशा में पारंपरिक गुलाल गोटा की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी ये खबर है होली से पहले की तैयारी शुरू हो चुकी है। गुलाल गोटा लाख से बने नाजुक गोले को संदर्भित करता है। क्या है गुलाल गोटा? किससे बना होता है? लाख से बना होता है। इसके लिए ये ध्यान रखने लायक है कि गुलाल गोटा किसको संदर्भित करता है, किससे संबंधित है? नाजुक गोले से। किससे बना होता है? लाख से, जो जीवंत सूखे रंगों से भरा होता है। यानी पहले इसमें सूखे रंग भर देते हैं और फिर लाख के ऊपर परत चढ़ाई हुई होती है। इन गोलों को सुरक्षित रूप से सील कर दिया जाता है और फिर आमतौर पर व्यक्तियों पर फेंक दिया जाता है। अब जब सूखे रंग होते हैं तो इससे ज्यादा क्या है, मतलब उन लगती नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ता है ज्यादा। यह अद्वितीय शिल्प जो 7 पीढ़ियों से चला आ रहा है क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में एक विशेष स्थान रखता है। 21 से 22 ग्राम का होता है वजन। ये ध्यान रखने लायक बात है, 21 से 22 ग्राम का वजन होता है। इस लुप्त प्राय शिल्प के संरक्षक कारीगर अवाज मोहम्मद। कौन है इसके संरक्षक? कारीगर अवाज मोहम्मद। गुलाल गोटा प्राकृतिक लाख के गोले से बना होता है जिसका वजन क्या है? 5 से 6 ग्राम का होता है। शुरुआत में 5 से 6 ग्राम का होता है, लास्ट तक जाते जाते 21 से 22 ग्राम का वजन हो जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना। रंग भरने के बाद में, उसके अंदर जब रंग भरते हैं सूखे, उसके बाद में हो जाता है, जिसके बाद में प्राकृतिक रंगों से भर दिया जाता है। ये देख लीजिए। और अरारोट से सील कर दिया जाता है, जिससे गोटे का कुल वजन क्या हो जाता है? 21 से 22 ग्राम हो जाता है। उन्होंने ये भी बता दिया है, देख लीजिए। परंपरागत रूप से शाही परिवार के लिए बनाया गया यह शिल्प 7 पीढ़ियों पुराना है। शाही परिवार के लिए बनाया जाता था। जयपुर के शाही परिवार के लिए गुलाल गोटा बनाया जाता था। गुलाल गोटे की पहली खेप हर साल कहाँ भेजी जाती है दोस्तों? वृंदावन। गुलाल गोटा वृंदावन भेजा जाता है। इस शिल्प का महत्व राजस्थान की सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। अपने आप ही हो गया ना, देख लीजिए वृंदावन भेजा जा रहा है तो हो ही गया जयपुर की सीमा से बाहर। यह भारत के इतिहास में गहराई से निहित है जो पांडवों और कौरवों के युग से जुड़ा है। यानी गुलाल गोटे से संबंधित कितनी जानकारियां आपके सामने देख लीजिए रख दी गई है। एक तो पांडवों और कौरवों के युग से संबंधित है। गुलाल गोटे की पहली खेप वृंदावन भी भेजी जाती है। गोटे का कुल वजन 21 से 22 ग्राम होता है। पारंपरिक गुलाल गोटा है जो लाख से बना हुआ नाजुक गोला होता है और इसके अंदर सूखे रंग है जो भरे हुए होते हैं। तो ये इसकी पूरी जानकारी थी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतनी डिटेल में हम आपके लिए जानकारियां लेकर आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में मार्च 2024 में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब टोटल भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें हो चुकी है? 111, 97, 102 या फिर 99? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 102। अब 10 नई ट्रेनों की घोषणा के साथ ही मार्च 2024 में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा हुई है। उसके साथ ही भारत में टोटल कितनी ट्रेनें हो गई है? 102 ट्रेनें। ये देख लीजिए वंदे भारत ट्रेन है, इसका शुभारंभ कर रहे हैं मोदी जी।
प्रधानमंत्री जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ICF का लोकार्पण कर रहे हैं, उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। ये आंतरिक रूप से स्ट्रक्चर देख लीजिए, वंदे भारत ट्रेन अंदर से किस प्रकार से दिखती है, इसकी फैसिलिटी देख लीजिए और ये इसका रूप है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन SPG का अगला ADG बनाए जाने को लेकर चर्चा में है? दोस्तों आज 3 नियुक्तियां बता रहा हूं मैं इंटेलिजेंस से संबंधित। इसका आंसर देख लीजिए, SPG का अगला ADG किसे बनाया जा रहा है? एस सुरेश जो है बनाए जाने को लेकर चर्चा में है। ADG कौन है? एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। अब SPG के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी है जो आप देख लीजिए। ये तो है एस सुरेश, ये कौन है? एस सुरेश। इनको क्या है? SPG का नया ADG बनाया गया है। ये SPG है। SPG के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी देख लीजिए। शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम, ये क्या है? शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम, इसका क्या है? विशेष सुरक्षा दल है ये। शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम सत्यमेव जयते, इसका क्या है? कोट लाइन है ये लोगो हो गया, ये फ्लैग है, SPG का फ्लैग है, ये SPG का लोगो है और उसके साथ में ही उसकी टैग लाइन है। ये आपने इस प्रकार से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में नियुक्त कमांडो को जवान को देखा होगा जो SPG ट्रेनिंग लेने के बाद में इस प्रकार से दिखाई देता है। इस प्रकार से क्या है ये देखिए, इस पिक्चर में देखिए प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का जो चौतरफा घेरा किया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए SPG अपने बहुत बढ़िया सुरक्षात्मक बचाव के लिए जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल अपन जानते हैं। आदर्श वाक्य क्या है इसका? शौर्यम समर्पणम और सुरक्षणम। शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। आदर्श वाक्य क्या है? शौर्यम समर्पणम और सुरक्षणम। इसकी पूरी डिटेल भी देख लीजिए। इसके बारे में क्या है? जो विशेष सुरक्षा दल भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के निकटतम सदस्यों को आसन्न सुरक्षा प्रदान करने का कार्य है जो SPG ग्रुप को सौंपा गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है SPG, आपको ये पहले ही बता चुका हूँ इसकी पूरी फुल फॉर्म। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी विशेष सुरक्षा दल, जिसको शॉर्ट में विसुदय भी यहाँ पर लोगों के अंदर लिखकर दिखाया गया है। 1985 में अपनी स्थापना के बाद ही, यानी स्थापना कब हुई है इसकी? SPG ग्रुप की स्थापना कब हुई है? 1985 में। विशेष सुरक्षा दल अपने संरक्षित लोगों को उनके कार्यालय और निवास स्थान पर स्थानीय कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रदान कर रहा है। विशेष सुरक्षा दल पूर्ण त्रुटिहीनता और उत्कृष्टता की संस्कृति के आदर्श वाक्य पर काम करता है। ये देख लीजिए, नो एरर के थीम पर ये कार्य करता है। इसको नो एरर के हिसाब से देख सकते हैं अपन। विशेष सुरक्षा दल के अधिकारियों ने अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन भारत और भारत से बाहर भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, लगन तथा साहस के साथ किया है। प्रत्येक विशेष सुरक्षा दल सदस्य राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए एवं विशेष सुरक्षा दल के आदर्श वाक्य में निहित शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम के पालन हेतु स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करता है। विशेष सुरक्षा दल के घोषणा पत्र के अनुसार इसके सदस्यों के ऊपर गहन जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन बिना किसी समझौते के, जैसा कि राष्ट्र अपेक्षा रखता है, उच्च व्यावसायिक प्रतिबद्धता के साथ किया जाना है। आधुनिकीकरण हेतु नई नई पहल करते रहना और बल की क्षमता निर्माण में संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। यानी SPG की जो टीम है उसको टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो या और भी जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो अपग्रेडेशन करना आवश्यक होता है, वो सभी समय के हिसाब से ये करते रहते हैं और सुरक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। अपनी समर्पित प्रतिबद्धता और उच्च स्तर की व्यावसायिक कुशलता के कारण ही विशेष सुरक्षा दल ने ख्याति अर्जित की है। ये पूरी डिटेल आप देख लीजिए दोस्तों। विशेष सुरक्षा दल सुरक्षा प्राप्त विशिष्ट गणों को अविरल यानी 24x7 और यानी सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे यानी पूरे दिन आधार पर वर्षों तक सुरक्षा प्रदान करना इस अद्वितीय बल को बहुउपयोगी बनाता है। तो ये है दोस्तों SPG की
विशेष टिप्पणी मान लीजिए, उसके बारे में पूरी डिटेल मान लीजिए, उसके डायरेक्टर के द्वारा दिया हुआ नोट मान लीजिए, ये सारा सब कुछ आपके सामने मैंने रख दिया है। आदर्श वाक्य जरूर याद रखें, शौर्यम, समर्पणम और सुरक्षणम, ये क्या है, एसपीजी का आदर्श वाक्य है। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बीपीआरडी का डीजी किसे बनाया गया है? बीपीआरडी का डीजी, डायरेक्टर जनरल, किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? राजीव कुमार शर्मा, आलोक राज, विवेक श्रीवास्तव, सचिन सान्याल, किसको बनाया गया है? पहले बीपीआरडी की फुल फॉर्म देख लीजिए, ब्यूरो ऑफ, ये पूरी इसकी डिटेल यहाँ पर पड़ी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके सामने ये रख दिया है मैंने। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की और उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। राजीव कुमार जो है बीपीआरडी का डीजी बनाया गया, राजीव कुमार को, ये राजीव कुमार है। राजीव कुमार शर्मा के साथ में थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। ये राजीव कुमार जी हैं 1990 बैच के आईपीएस राजीव कुमार शर्मा। इससे पहले ये एसीबी राजस्थान में डीजीपी के पद पर सेवारत थे। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर सेवारत थे। ये राजीव कुमार शर्मा है, इन्हें बीपीआरडी का क्या बनाया गया है? डीजी बनाया गया है। जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एनआईए में किसे डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। देख लीजिए दोस्तों, आज मैं 3 बता चुका हूं आपको, एक तो एसपीजी, एक बीपीआरडी में और एक एनआईए में। किस किस में बताया दोस्तों? एसपीजी, बीपीआरडी और एनआईए। ये इंटेलिजेंस से संबंधित नियुक्तियां हैं, इनके बारे में आप जरूर ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती है। अब अपन बात कर रहे हैं एनआईए की, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है पूरी, देख लीजिए। इसमें डायरेक्टर जनरल डीजी किसे बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल डीजी सदानंद वसंत, राजीव कुमार शर्मा, एस सुरेश, इनकी बात अपन कर चुके हैं। राजीव कुमार शर्मा की बात अभी की थी अपन ने, बीपीआरडी के बनाए गए हैं। एस सुरेश जो है ये किसके बनाए गए हैं? एसपीजी के। तो एस सुरेश एसपीजी से संबंधित हैं और राजीव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? बीपीआरडी से संबंधित है। तो बचे कौन? नन और सदानंद वसंत। सदानंद वसंत हो जाएंगे इसके डायरेक्टर जनरल। क्या हो जाएंगे? डायरेक्टर जनरल। किसके? एनआईए के डीजी। एनआईए के डीजी कौन है? सदानंद वसंत। ये देख लीजिए, सदानंद वसंत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का किस राज्य में अनावरण किया गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, भारत के संविधान निर्माता है भीमराव अंबेडकर। उनकी प्रतिमा जो है स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का प्रतीक, उनकी मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। सही जवाब है इसका दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इनकी 206 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जो कि 81 फीट ऊंचे स्तंभ पर स्थित है। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस बोलते हैं इसको। ऊंचाई क्या है इसकी? 206 फीट है। 125 प्लस 81 का मतलब है मूर्ति है 125 फीट की और 81 फीट ऊंचे स्तंभ पर स्थित है। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए, ये रही, इस प्रकार से देख लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। 260 किस प्रकार से है दोस्तों? ये तो है 81 फीट और ये मूर्ति कितनी है? 126 की। दो सौ छह फीट टोटल हो गई। 125, 206 ना, तो 125 और एक ये कितना हो गया? 206। टोटल हो गया 206 और ये है 125, तो ये मिलाकर कितना हो गया? 206। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये भी ध्यान रख लीजिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में इनकी जो मूर्ति का अनावरण किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है विजयवाड़ा में। बी आर अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित हो चुकी है। ये जो मूर्ति स्थापित की गई है ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इससे पहले यूएस में थी, लेकिन अब ये इससे ऊंची है।
इस बारे में और डिटेल देख लीजिए। अमरावती में अंबेडकर स्मृति वनम में 81 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 81 फीट की ऊंचाई ये हो गई, और ये टोटल जो मूर्ति है वो 125 फीट की है, तो टोटल हो गई 206। अमरावती में अंबेडकर स्मृति वनम में 81 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह प्रतिमा अंबेडकर को श्रद्धांजलि प्रदान करती है, अर्पित करती है, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी अपन जानते हैं, अंबेडकर साहब को, जिनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था, और कुछ समय बाद 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। तो इनका ध्यान रखने लायक बात क्या है? जन्म, बौद्ध धर्म अपना लिया, उनका निधन कब हुआ, बाबा साहब इनका उपनाम है, इनकी जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है और कितने फीट की है, और इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल क्या हो गई कि वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो बाबा साहब, उनका निधन कब हुआ? 1956 में 6 दिसंबर को। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ, और बाबा साहब के उपनाम से उनको जानते हैं। विजयवाड़ा में उनकी सबसे ऊंची मूर्ति है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? तो इसका सही जवाब है दोस्तों केरल। बढ़ते हैं इस ग्राफीन की डिटेल की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहले से ही इस चैनल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि क्या है, इस प्रकार से जब मैं डिटेल लेकर आता हूँ आपके सामने, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइबर होते हैं और व्यूज होते हैं, तो और अधिक अच्छे तरीके से आपके सामने पूरी डिटेल के साथ है जो वीडियो लेकर आते हैं डेली बेसिस पर। डेली करंट अफेयर्स का शो लेकर आते हैं अपन, डेली के 10 क्वेश्चंस। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, IICG इसकी फुल फॉर्म है, जो ये जरूर आप ध्यान में रखें, केरल के त्रिशूल में स्थापित किया गया है। कहां पे स्थापित किया गया है? केरल के त्रिशूल में। और यह केंद्र टाटा स्टील लिमिटेड के साथ साथ केंद्र सरकार, केरल सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। टाटा स्टील लिमिटेड के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान लाने लायक बात है, टाटा स्टील लिमिटेड के साथ साथ केंद्र सरकार, केरल सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। चलिए, तो इसको ध्यान देने लायक बात क्या है, कहाँ स्थापित किया गया है ग्राफीन केंद्र? केरल के त्रिशूर में। त्रिशूल नहीं है ये, त्रिशूर। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, IICG, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं ग्राफीन के बारे में रिलेटेड पूरी जानकारी देख लेते हैं। क्या है ग्राफीन? ग्राफीन एक हेक्सागोनल जालिका में व्यवस्थित कार्बन के एक रूप ग्रेफाइट से बने ग्राफीन अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है। अब ग्राफीन जो है साइंस रिलेटेड हो गया पूरा का पूरा, तो इसके बारे में अपन जानते हैं कार्बन के अपर रूप होते हैं, उसमें से जो ग्रेफाइट है उससे रिलेटेड ये है। और कौन सी संरचना है? हेक्सागोनल संरचना है। कार्बन के एक रूप ग्रेफाइट से बने ग्राफीन अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है। कई आश्चर्यजनक गुणों के साथ ग्राफीन अपने आप में एक उल्लेखनीय पदार्थ है। इसकी विशेषता क्या है देख लीजिए, यह लचीला, पारदर्शी और अविश्वसनीय रूप से मजबूत, पारदर्शी होता है, लचीला होता है, अविश्वसनीय रूप से मजबूत होने के साथ साथ दुनिया में सबसे पतला, सबसे अधिक विद्युत और ताप प्रवाह की ये सामग्री है। विद्युत प्रवाह होता है, विद्युत का सुचालक हो गया ग्रेफाइट, ऑब्वियसली होता है, अपने को पता ही है पहले से। इसे प्राय अपने असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स गुणों के लिए एक अद्भुत सामग्री के रूप में जाना जाता है। अब जब ये विद्युत का सुचालक है, तो ये किस में काम में लिया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में काम में लिया जा सकता है। अपने आप ही इस चीज की गारंटी हो गई ना। ग्राफीन इंडियम की जगह ले सकता है। ग्राफीन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन? इंडियम की जगह। और इस तरह स्मार्टफोन में OLED का फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लीजिए। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन की लागत को कम कर सकता है। यानी जो एमोलेड स्क्रीन वगैरह ये बनती है, मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, इनमें क्या है, OMLED की जगह ये काम में लिया जा सकता है। मतलब OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है, उसकी लागत को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि इंडियम को रिप्लेस कर देगा, तो इसकी लागत कम पड़ेगी। ग्राफीन में अतिरिक्त अनुप्रयोगों के लिए बहुत अधिक विकल्प हैं। एंटी जंग कोटिंग्स, पेंट्स, कुशल और सटीक सेंसर, तेज
और कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स, लचीला डिस्प्ले, कुशल सौर पैनल, तेज डीएनए अनुक्रमण, दवा वितरण आदि। देख लीजिए ग्राफीन के कितने इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए। तो ये ग्राफीन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिदृश्य से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। केरल में इसकी स्थापना की गई है, त्रिशूल में, केरल के त्रिशूल में। तो ग्राफीन से रिलेटेड पूरी जानकारी ये थी। अब जब बात देख लीजिए यहाँ पर आइए, लचीला डिस्प्ले है, तो जो फोल्डेबल फोन्स आएंगे उसमें जो डिस्प्ले होगी उसमें काम में लेने के लिए ग्राफीन का उपयोग किया जाएगा। तो ग्राफीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। प्रश्न आपके सामने पहले ही आ चुका है। ऑप्शंस देख लीजिए, अंकिता दास, श्रीजा अकुला या फिर मनिका बत्रा। इसमें दो हाईलाइट हो गए हैं, इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। इसका सही आंसर क्या है, श्रीजा अकुला। सही जवाब क्या है इसका, श्रीजा अकुला। देख लीजिए ये है श्रीजा, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतीय टीम का हिस्सा थी। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अचंता शरद कमल के साथ मिश्रित युगल में, मिक्स डबल में खेली थी कॉमनवेल्थ में भी श्रीजा अकुला। श्रीजा को 2022 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, ये ध्यान देने लायक बात है। अर्जुन पुरस्कार कब मिला है श्रीजा को, 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिला है श्रीजा अकुला। ये देख लीजिए बहुत ही कम उम्र की खिलाड़ी हैं श्रीजा अकुला। कौन से खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस। ऐसे आते हैं प्रश्न दोस्तों, मिलान कीजिए इनमें से कौन सा गलत है। टेबल टेनिस टीटी की खिलाड़ी हैं। निम्न खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, तो टीटी या फिर टेबल टेनिस। चलिए, कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब उपन्यास के लेखक कौन है, चारू निवेदिता, साई रामेश्वरम, हरिशंकर परसाई या फिर नंदिनी कृष्णन। इस नाम से आपको पता नहीं चलता पुरुष है या महिला है, इसीलिए मैं साथ में फोटो दिखाता हूं ताकि आप उस चीज को पहचान पाओ। ऐसे बहुत से नाम होते हैं जिनसे पता ही नहीं चलता है। तो चारू निवेदिता एक पुरुष है, इन्होंने कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब उपन्यास लिखा है। इनके बारे में और जानकारी देख लीजिए। तमिल साहित्यकार हैं चारू निवेदिता ने कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, नंदिनी कृष्णन ने किया है, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, नंदिनी कृष्णन। इस प्रश्न का सही जवाब तो है, किसने लिखा है, चारू निवेदिता ने। यह है चारू निवेदिता। लेकिन अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, नंदिनी कृष्णन ने। तो ऑप्शन में दोनों है, लेकिन आपको गलत नहीं करके आना है। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, नंदिनी कृष्णन ने। और लिखा किसने है, कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब किसने लिखा है, तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता। यानी ओरिजिनल लेखक कौन हो गए इसके, चारू निवेदिता। 10वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है, ऋतुराज अवस्थी, अभय श्रीवास्तव, सुनील शर्मा या फिर राजीव मुखर्जी। चारों ऑप्शंस में से आपका सही जवाब है वो है ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। अब पूरे लोकपाल देख लीजिए, ये रहे भारत के लोकपाल। 7 सदस्यीय दल है, आपको दिखाई दे रहा है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने भारत के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। और उससे पहले भारत के लोकपाल अध्यक्ष जो हैं, लोकपाल अध्यक्ष कौन है, उनकी भी डिटेल देख लीजिए। एक प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूं, फिर भी आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो गलत बात है दोस्तों। खानविलकर, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर कौन है, लोकपाल के अध्यक्ष हैं। ये जो प्रश्न बीच में बताता हूं उनको आगे क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज में अपन शामिल करेंगे। खानविलकर ने शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शामिल होने से पहले ये देख लीजिए एक डिटेल और। पहले वो क्या थे, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। कौन से विधि आयोग के अध्यक्ष थे, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ऋतुराज अवस्थी, जो कि अभी क्या बना दिए गए हैं, लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिए इन्होंने। और इनको शपथ दिलाई किसने है, लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम खानविलकर। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो आप दोस्तों ध्यान दे लीजिए, इसके बारे में कितनी डिटेल आ गई है, लोकपाल अध्यक्ष की भी आ गई है। और जो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी हैं, उन्होंने पहले भारत की जो सेवा है वो किस रूप में की है, वो भी आ गई है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी रह चुके हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश।
किसके? कर्नाटक उच्च न्यायालय के। तो ये थे दोस्तों आज के 10 प्रश्न। सब्सक्राइब द नॉलेज डिक्शनरी चैनल फॉर डेली करंट अफेयर्स। सो रोज 10 हमारे चैनल पर रोज 10 प्रश्न लेकर आता हूँ, पूरी डिटेल के साथ लेकर आता हूँ। एक प्रश्न में कम से कम 5 प्रश्न है जो और क्लियर होते हैं। तो 10 डेली करंट अफेयर्स शो का ये 10 प्रश्नों का जो सेशन है वो 20 से 25 प्रश्नों का हो जाता है। तो कितना फायदा देने वाला शो है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, जिससे कि क्या है मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी अच्छी डिटेल से मैं वीडियोस अपलोड करता रहूं। थैंक यू दोस्तों।